नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला। जैसा कि हम कफ दोष की चर्चा कर रहे थे, पहला वीडियो कफ का परिचय, कफ के स्थान, कफ के प्रकार। अब आगे बात करते हैं कफ के कोप के कारण। आखिर हमारा शरीर कफ के आधार पर यदि चलता है, कफ के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है, तो आखिर कफ कुपित क्यों होता है? सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो यही जाने कि कफ का जन्म कहाँ से है। पृथ्वी और जल, इन दोनों में इम्बैलेंस, अगर पृथ्वी और जल ये दो तत्व हमारे शरीर में इम्बैलेंस होंगे तो कफ हमारे शरीर में कुपित हो जाएगा। जैसे दिन में सोना, दिन में सोना कफ को कुपित करने का विशेष कारण माना जाता है, क्योंकि सोने से शरीर की गर्मी नीचे आती है और शरीर में शीतलता बढ़ती है। वात प्रभावशील हो गई तो कफ की वृद्धि कर देगी। ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित माना गया है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके किसी अन्य ऋतु में अगर विश्राम करते हैं दिन में, तो हमारे लिए हानिकारक है। रात्रि जागरण, अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो मजबूरी है कि दिन में सोना पड़ेगा। यदि आप दिन में सोते हैं तो इससे एक विशेष प्रॉब्लम हमारे समाज में जन्म ले रही है, जो नपुंसकता का कारण बन सकती है। हमारे शरीर में, संसार में जनरेशन की जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बच्चे होने की जो संभावना कम हो रही हैं, उसका एक यही कारण है कि अगर हम रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करने के बाद यदि हम दिन में शयन करते हैं, उससे हमारा अवलंबन कफ खराब हो जाता है, जो वीर्य की पुष्टि करता है, वीर्य का जन्म होने में उसका समर्थन होता है या वीर्य की व्यवस्था वो देखता है। तो अवलंबन कफ खराब हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में शुक्राणु की संख्या कम हो जाना, मोटिलिटी रेट गिर जाना, हेड टेल्स वगैरह ये प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाना। तो अवलंबन कफ के बिगड़ जाने से ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। अधिक शीतल आहार विहार, अगर हम अधिक शीतल आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अत्यधिक दूध का सेवन, अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन, मछली आदि का सेवन, दही है, उड़द है, भारी गरिष्ठ भोजन कर लिया, व्यायाम की हीनता है, कमी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत भारी भोजन करते हैं कि दिन भर लेटे रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कफ कुपित हो जाता है और वो अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। विशेषकर जो कफ कोप की ऋतु बताई गई है वो बसंत ऋतु है। बसंत पंचमी यानी माघ की पंचमी से लेकर के होलिका दहन का जो समय होता है, ये बसंत का माना जाता है और बसंत के समय में कफ के ही रोग होते हैं। अब कफ के साथ जिस दोष की युति होगी उसके भी लक्षण दिखाई देंगे। अगर पित्त की युति है तो पित्त के लक्षण दिखाई देंगे, अगर कफ की युति है तो शरीर में ठंडक और दर्द के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वात की जो स्थिति है तो उसमें दर्द विशेष माना जाएगा, लेकिन कोप कफ का ही होगा। अगर बुखार भी आएगा, जुखाम भी होगा, जो भी होगा, तो कफ कुपित हो जाता है बसंत ऋतु में। तो ये व्यवस्था है। एक व्यवस्था और है कि दिन और रात्रि का जो अंतिम समय है वो कफ काल माना गया है। दिन और रात्रि का प्रारंभ समय और दिन और रात्रि का अंतिम समय कफ का काल माना गया है। इस बीच अगर हम उल्टा सीधा कुछ करते हैं तो कफ कुपित हो जाता है। एक और विशेष कारण है कफ के कोप का कि बहुत से लोग हैं कि अभी इस घर में ये खा लिया, दूसरे घर पहुँचे तो चाय पी लिया, फिर बिस्किट खा लिया, फिर नमकीन खा लिया, फिर पेड़ा खा लिया, फिर कुछ खा लिया। जो भोजन के ऊपर भोजन, भोजन के ऊपर भोजन, यानी कि एक भोजन नहीं पच पाया और दूसरा भोजन कर लिया गया। अगर ये कंडीशन निरंतर बनी रहती है तो हमारे शरीर में कफ दोष जो है वो कुपित हो जाता है और कुपित होने के बाद अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। वैसे अलग अलग संहिताओं में अलग अलग मत है, लेकिन विशेष अगर देखा जाए तो ऋषि चरक, ऋषि अष्टांग एवं हरितकी, जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, तो हरितकी के गुणों से जोड़ करके हमारे जीवन में इनका मूल्य बताया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि 20 रोग कफ के विशेष माने गए हैं जो हमारे शरीर को प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, रक्त के अंगों में पहुंचने की समस्या होना, शरीर में शून्यपन बढ़ना, मोटापा बढ़ना,
अग्नि मंद हो जाना, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के रोग यानी कि 20 प्रकार के कोई भी रोग आप तक पहुंच सकते हैं। जो लक्षण हैं, कैसे समझें कि हमारे शरीर में कफ कुपित हो गया है, कफ दोष कुपित हो गया है। उसमें सबसे पहला लक्षण आएगा अग्नि मंद हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी। दूसरा लक्षण आएगा नींद कम हो जाएगी, क्षमा चाहता हूँ, भूख कम हो जाएगी और नींद अधिक हो जाएगी। क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। भूख अधिक नहीं लगेगी लेकिन नींद अधिक आएगी। स्वाद, जो मुख का स्वाद है वो मीठा मीठा सा अनुभव होने लगेगा। मल की अधिकता हो जाएगी, पेशाब की अधिकता हो जाएगी। शरीर में श्वेत व्यवस्था जो है, आँखों का सफ़ेद हो जाना, जीभ का सफ़ेद हो जाना, आँखों में कीचड़ निकलना, जीभ में मल अधिक जमा हो जाना, अनेक अनेक प्रकार के ये लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी दोष है अगर वो मंद हो जाता, क्योंकि ज़रूरत सभी की है, तीनों दोषों की बॉडी को ज़रूरत है। अगर ये सम अवस्था में रहें तो तीनों की आवश्यकता है, लेकिन इनकी विपरीत अवस्था अगर हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो अगर इनका क्षय होता है तो हमारे शरीर में सबसे पहले रूखापन आ जाएगा, दुबलापन अचानक से आने लगेगा, शरीर सूखने लगेगा, वजन गिरने लगेगा, जलन होने लगेगी शरीर में, अंतरांग अंगों में जलन होने लगेगी, वजन डाउन होने लगेगा। सिर में ऐसा लगेगा कि जैसे ये सिर हमारा सूनापन, सिर में बड़ा हल्कापन आ जाएगा, शरीर में अधिक दुर्बलता बढ़ने लगेगी, पसीना बहुत निकलने लगेगा, शरीर से जल तत्व की हानि होने लगेगी, रूखापन बढ़ने लगेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण हमारे शरीर में कफ कुपित होने की यानी कि कफ क्षय होने के लक्षण उत्पन्न करता है। उसी प्रकार यदि कोप हो जाता है, यदि कफ का कोप हो जाएगा तो अचानक से शरीर में ठंडक बढ़ जाएगी, आपको बहुत जल्दी ठंड लगेगी, ठंडा पानी पीने में भी आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप गर्म की ओर भागेंगे। तो ये नेचर होता है। जैसे वात का जब समय होता है तो व्यक्ति ठंडे की तरफ भागता है, लेकिन उसके शरीर में उल्टा होता है और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो जब अगर हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है तो अंगों में सफ़ेदी आ जाती है, आँखों में, जीभ में इत्यादि, मल मूत्र में सफ़ेदी आ जाएगी। इसके साथ साथ शरीर में भारीपन, तंद्रा, निद्रा, सुस्त व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कफ कोप हो गया है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी शून्यपन आता है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा, अगर हमारे शरीर में शून्यपन आता है और वैद्य हमारी नाड़ी से ये कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि हमारे शरीर में कफ कुपित हो गया है या कफ मंद हो गया है, तो उस बीच आप हमें कांटेक्ट करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नाड़ी से जुड़े हुए किसी भी विशेष अवसर पर आप हमें याद करेंगे तो हम आपकी समुचित व्यवस्था अपने इस संस्था के माध्यम से देंगे, क्योंकि उसका तात्पर्य यही है कि नाड़ी विज्ञान थोड़ा बड़ा बृहद विषय है और वो यूट्यूब के माध्यम से नहीं, ये गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य के सामने ये ज्ञान बांटा जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि वीडियो में इसे सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक अनुभव का विषय है। तो आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब इसके जो कोप का समय माना जाता है, कहते हैं कि अधिक ठंडा खान पान अगर हम रखते हैं तो ये शीतकाल में भी बढ़ जाता है। विशेषकर इसकी जो ऋतु है वो बसंत है। बसंत में कफ का कोप होता है, जो शीतकाल में संचय होता है, यानी कि हेमंत ऋतु में इसका संचय होता है और बसंत ऋतु में ये अपना प्रभाव शरीर में दिखाता है। इसलिए कफ के रोग बसंत ऋतु में अधिक होते हैं, यानी कि प्लाज्मा रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बसंत ऋतु में हो सकती हैं। सावधान रहना चाहिए कि ये तो हमारे शरीर में जो विशेष अवस्था है वो हमने आपको अवगत कराई कि कफ हमारे शरीर में क्या करता है। अब अगर कफ बढ़ गया है तो उसे हम बैलेंस कैसे करें। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर हमने ये सभी लक्षण अपने शरीर में देख लिए कि हमारे शरीर में ये लक्षण बढ़ रहे हैं तो हम इसे व्यवस्थित कैसे करें। तो हमारी वैद्यों ने, हमारी ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है रस चिकित्सा। खट रस हैं, यानी कि 6 रस हैं, 6 रसों के माध्यम से हम तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो चटपटे, कसैले, तीक्ष्ण, गर्म और रूखे आहार का सेवन करके, रूखे आहार का सेवन करके हम कफ दोष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम करना चाहिए, अधिक मेहनत कर देनी चाहिए। जैसे आप अधिक मेहनत करते हैं वैसे कफ दोष धीरे धीरे नीचे आने लगता है। विरेचन, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ करते हैं। वमन, सभी क्रियाओं में कफ को समन करने की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें सर्वोत्तम हमारे ऋषियों ने कहा है कि वमन क्रिया, हमारे वमन माने पलटी करना, उल्टी करना, उल्टी पलटी करना,
ये हमारे शरीर के लिए विशेष महत्वपूर्ण बतलाया गया है। हरड़ है, नीम है, लहसुन है, अदरक है, गुनगुना पानी है, इन सभी के सेवन से हम कफ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य 3 दोष, 7 धातुएं और एक हमारा मल, ये 11 मिलकर के हमारे शरीर को धारण करते हैं। तो 5 तत्वों से ये शरीर बना है, इसे बेमतलब नष्ट ना होने दिया जाए। अपनी प्रकृति को समझें, अपने नेचर को समझें, हमारी संस्था की मदद लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपनाने की कोशिश करें। कहीं आपसे भूल होती है तो आप किसी भी समय हमसे संपर्क करके इस विषय में आप चर्चा कर सकते हैं। हम आपको समुचित व्यवस्था पत्र अपनी संस्था के माध्यम से प्रदान करेंगे। आप सबसे विदा लेने चाहेंगे। आज हमारे तीनों दोष कंप्लीट हो गए हैं। आगे की वीडियो आपकी सेवा में जल्द ही आएंगे। नमस्कार।